नमो नमः प्यारे साथियों। आज मैं बड़ा मजेदार रोचक पाठ लेकर आई हूँ। वीणा हिंदी पुस्तक एनसीईआरटी का पाठ 2, न्याय की कुर्सी। यह सिंहासन बत्तीसी, जो कि भारत की एक सुप्रसिद्ध लोक कथा है, लेकिन ऐतिहासिक महत्व की है। सिंहासन बत्तीसी की कहानी अभी मैं आपको सुनाऊंगी। वीणा पुस्तक का यह पाठ आज हम पढ़ते हैं, जो कि एक रोचक कथा है, न्याय की कथा है। न्याय और विवेक का वास केवल निर्मल हृदय में ही होता है, यह हम इस पाठ से सीखेंगे। तो वीणा वादनी चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अंत तक वीडियो देखें। आप ना सिर्फ रोचक पाठ का अध्ययन करेंगे, बल्कि उसका पाठांत अभ्यास, प्रश्नोत्तर, एमसीक्यू, सीवीक्यूज, हॉट्स, आरटीसी आदि सभी उसमें आप पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये चित्र देखकर आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं? क्या आपने राजा रानी की कहानियां सुनी है? हाँ, बहुत सारी अपनी दादा दादी, नाना नानी से, मम्मी से कथाएं तो सुनी होंगी। अगर आपको कोई याद है तो क्या आप मुझे सुनाओगे? जी, चित्र देखकर भी आप अनुमान लगा सकते हैं आपको क्या दिख रहा है। आपको टीले पे बैठा हुआ एक बालक दिख रहा है और दूसरे गांव वाले बच्चे उसको सुन रहे हैं, न्याय कर रहा है शायद वह लड़का। आपके जवाब हो सकते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कहानी में आगे क्या हुआ होगा, है ना? यह बालक किसके साथ बैठा है? सब ध्यान से क्या सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, है ना? क्या आपने राजा विक्रमादित्य अथवा सिंहासन बत्तीसी की कोई चित्रकथा पढ़ी है? भाई मेरा बचपन में तो मैं तो बहुत कॉमिक्स पढ़ती थी। मैंने तो सिंहासन बत्तीसी, राजा विक्रमादित्य की लगभग सभी कहानियां कॉमिक्स के रूप में और वैसे उपन्यास और कहानियों के रूप में पढ़ी हैं। बहुत मजेदार हैं और इससे आप अपनी भारतीय संस्कृति की महानता जानेंगे। राजा विक्रमादित्य से कोई महान राजा श्री राम, श्री कृष्ण के बाद कोई नहीं हुआ है। रामकृष्ण के बाद हमारे देश के महान राजा, जैसे हमारे देश के महान राजा हरिश्चंद्र थे, वैसे ही हमारे विक्रमादित्य न्याय प्रिय राजाओं में गिने जाते हैं। आइए उनकी कहानी सुनते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं बता दूं इसका संदर्भ, क्योंकि ये कहानी सिंहासन बत्तीसी का ऐतिहासिक रहस्य बताती है। सिंहासन बत्तीसी क्या है? तो यह एक वह कथा है जिसमें राजा विक्रमादित्य की और उनके जादुई सिंहासन की कथाएं हैं। वे बहुत निश्चल, निर्मल हृदय के व्यक्ति थे और न्याय प्रिय थे अपनी प्रजा में। राजा विक्रमादित्य की धरोहर, तो यह न्याय और विवेक का प्रतीक महान राजा विक्रमादित्य का जादुई सिंहासन था। इसमें जादुई शक्तियां क्या थीं? तो यह सिंहासन केवल उसी व्यक्ति को अपने ऊपर बैठने देता था जिसका मन पूर्ण रूप से पवित्र और पाप मुक्त हो, है ना? और पुतलियों की क्या कहानी है? तो इसमें पुतलियां यानी कि देव मूर्तियां थी इस सिंहासन में। 32 देवदूतों की मूर्तियां। कहते हैं कि ये स्वर्ग से सिंहासन राजा विक्रमादित्य को उनकी न्यायप्रियता के लिए मिला था और इस पर बैठ के वे अपनी प्रजा का सही सही एकदम 100% सही न्याय करते थे। मतलब जजमेंट में कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती थी जब वे इस सिंहासन पर बैठते थे। तो राजा भोज का प्रयास, सदियों बाद यह अद्भुत सिंहासन धरती में गड़ा हुआ मिला, लेकिन अहंकार के कारण राजा भोज कभी इस पर बैठ नहीं पाए। हालांकि उन्होंने कोशिश तो बहुत की इस पर बैठने की। तो ये देखिए एक माइंड मैप है, इसमें हम इसके मुख्य तथ्य पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, थोड़े से समय में याद कर सकते हैं। एक ही जगह आपको मस्तिष्क आरेखन में सारी चीजें उस पाठ की मिल जाती हैं, जैसे मुख्य तथ्य, मुख्य घटनाएं, संदेश, भाषा शैली, मुख्य शब्द, मुख्य विचार, भाव विषय। सिंहासन बत्तीसी क्या है, जो कि इसका एक मूल पैटर्न है इस कथा का। मूल है, उसका जड़ है ना, जहां से वह निकली है कथा। तो संदेश क्या है कि निर्मल हृदय ही योग्य है न्याय करने के लिए। हर कोई न्याय नहीं कर सकता, हर एक में यह क्षमता नहीं होती, ठीक है। जिसका हृदय निष्पाप होता है, भगवान उसी को यह शक्ति न्याय करने की, जजमेंट करने की देते हैं। इसकी भाषा शैली बहुत ही वर्णनात्मक, संवाद रोचक है, मनोरंजक है। ना सिर्फ आपका मनोरंजन होगा, बल्कि आप न्याय करना सीखेंगे। न्याय बुद्धि आपको मिलेगी इस पाठ के अध्ययन से। आइए पढ़ते हैं। पाठ का उद्देश्य, न्याय और निष्पक्षता का बोध हो सकेगा, निर्मल हृदय की महिमा समझाना, अहंकार का त्याग और आत्मनिरीक्षण करना। पाठ का सार है, पहले भाग में है टीले का चमत्कार, ठीक है।
जिसमें खेल-खेल में न्याय बच्चा करता है और दूसरे सुनते हैं। और उसका यह चमत्कार जादुई प्रभाव राजा के कानों में जाता है ना? प्रसिद्धि होती है, असली न्याय, असली मुकदमे भी धीरे-धीरे उसके पास आने लगे, यहाँ तक कि उस देश के राजा को कोई नहीं पूछने लगा। राजा का न्याय छोड़ दरबार में जाने की बजाय लोग इस बालक के पास आ गए, जो कि विक्रमादित्य के खोए हुए सिंहासन पर बैठकर न्याय वह करता था। दूसरा हिस्सा क्या है, सिंहासन की खोज। राजा को पता चलता है तो वह चिढ़ जाता है, गुस्सा होता है और उन बच्चों से मालूमात करता है, तो खुदाई करवाता है, तो उस टीले के नीचे सिंहासन मिलता है। फिर पुतलियों के प्रश्न राजा से होते हैं, प्रायश्चित करता है राजा, लेकिन फिर भी वह सिंहासन पर बैठ नहीं पाता। हर बार लज्जित होता है राजा, बार-बार उपवास करने के बावजूद। ठीक है, लड़कों जैसा निर्मल उसका हृदय नहीं था, इसलिए वह सिंहासन पर नहीं बैठ पाता। अंततः चौथी पुतली सिंहासन को लेकर आसमान में उड़ गई। यह इस पाठ का सार है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यह पाठ सुनाती हूँ, न्याय की कुर्सी। आइए मेरे साथ कथा सुनिए, बड़ी मजेदार है। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। वहां टीले बने हुए थे। एक दिन एक लड़कों का झुंड वहां खेल रहा था। झुंड मतलब ग्रुप, ग्रुप ऑफ बॉयज। एक लड़का कूदता फांदा टीले पर चढ़ गया। टीला वह हिस्सा होता है जो सामान्य जमीन सरफेस से ऊंचा उठा हुआ होता है। ऑल ऑफ सडन अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने इधर-उधर देखा कि किस चीज से ठोकर लगी है। उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई। शिला मतलब वह छोटी सी जो चट्टान ऊपर जमीन से उभरी हुई थी। फिर शान से वह उस पर बैठ गया, गर्व के साथ, रौब के साथ। यह सिंहासन है मेरा, मैं राजा हूँ, वह उन लड़कों को बोलता है, और तुम सब मेरे दरबारी। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर मेरे पास आओ, मतलब अपनी अपनी समस्या, अपनी दुहाई मेरे पास लेकर आइए, फिर उनका फैसला मैं करूंगा। दूसरे लड़कों को यह खेल पसंद आया। वे एक एक करके आते और कोई काल्पनिक फरियाद सुनाते, मतलब काल्पनिक मतलब मनगढ़ंत, है ना। फिर गवाह बुलाए जाते, उनकी गवाही ली जाती। उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उससे सवाल करता और अपना फैसला सुनाता। इस खेल में उनको इतना आनंद आया कि वे रोज ही वह खेल खेलने लगे। शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते और फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। बात इधर-उधर फैलने लगी। लोग लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे और कहने लगे कि अवश्य ही उस लड़के में कोई दैवीय शक्ति है। एक दैवी मतलब डिवाइन पावर। एक दिन दो किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हुआ, उठ खड़ा हुआ। ठीक है, अब मामला गंभीर था, मतलब मैटर बहुत सीरियस था। ठीक है, टीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी कि वे राजा के दरबार में जाने के बजाय उसी के पास गए और उसको अपने झगड़े के बारे में बताया। लड़के ने बड़ी गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने। उसके बाद उसने जो फैसला दिया उसे सुनकर सब दंग रह गए, मतलब हैरान रह गए। उस दिन के बाद से तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर वहीं आने लगे। राजा के दरबार में कोई न जाता और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष ना हुआ हो, मतलब वो सब सेटिस्फाई होकर वहां से जाते। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची। उसको बहुत क्रोध आया। उसने गरज कर कहा, इस छोकरे की यह मजाल कि अपने को मुझसे अच्छा न्याय करता समझे। मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता, खुद जाकर देखूंगा। मजाल मतलब इसकी यह जरूरत, कोशिश। ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर के साथ उस मैदान में पहुंचा जहां लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा। वह स्तंभित रह गया। उसने अपने मंत्री से कहा, लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े बड़ों को लोहा मानना पड़ेगा। उसी समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज यह तो रोज वाला लड़का नहीं है, यह तो बीमार हो गया, इस कारण कोई नया ही लड़का टीले पर बैठा है।
यह तो और भी आश्चर्य की बात है। हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। मैं इसकी जांच करूंगा। राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। राजा ने देखा वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। मतलब राजगद्दी थी। इस तख्ता उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियां खुदी हुई थी। उसके चारों पायों पर 4 देवदूतों की मूर्तियां बनी हुई थी। चारों ओर खबर फैल गई। बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। विद्वान पंडितों ने बताया कि वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था। सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। देखिए, न्याय तो हम सब जानते हैं, जजमेंट। और विवेक क्या है? सही गलत की पहचान या समझ, अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग। राजा ने आज्ञा दी, सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। वह उस पर बैठने ही वाला था, किसी की आवाज सुनाई दी, ठहरो। राजा ने रुककर चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आया। वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा। फिर इसी प्रकार आवाज आई, ठहरो। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही है। मूर्ति ने कहा, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की है? राजा ने लज्जा से सिर झुका लिया। यह सच है। हाल ही में मैंने अपने एक दरबारी की जमीन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि मैं उससे नाराज हो गया था। तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो। मूर्ति ने कहा, तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा, रिग्रेशन यानी कि। यह कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया और प्रार्थना की। चौथे दिन, उपवास कहते हैं फास्टिंग। चौथे दिन वह फिर दरबार में आया। जो ही सिंहासन पर बैठने लगा, दूसरी मूर्ति ने कहा, ठहरो। तुम पर विश्वास के साथ तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला। मतलब, रुको, स्टॉप। ट्रस्ट के साथ तुम अपनी बात कह सकते हो कि तुम एकदम सच्चे हो। राजा सक पकाया। झूठ तो उसने किसी न किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला था। राजा पीछे हट गया और फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वह फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ा और बैठने ही वाला था कि मूर्ति ने पूछा, बैठने के पहले यह बताओ, क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है? राजा पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति भी अपने पंख फैलाकर उड़ गई। फिर 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा सिंहासन की ओर बढ़ा। उसके पैर लड़खड़ा गए। चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो। जो लड़का इस सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे। उनके मन में कलुष नहीं था। कलुष मतलब छल कपट की गंदगी नहीं थी, काली कालिख नहीं थी। अगर तुमको विश्वास है तुम इस योग्य हो, तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? मैं राजा हूँ। मुझसे ज्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। यह कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से बढ़ा। लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से प्रकाशित स्वर्ग की सैर तथा अन्य कहानियां पुस्तक से साभार। मूल रूप से तो यह सिंहासन बत्तीसी की ही कहानी है। अब देखिए इसका एनालाइज, विश्लेषण। बालक बनाम राजा। अब गुण, अवस्था, चरवाहा बालक, उसके हृदय की स्थिति क्या थी? निश्चल, पवित्र और कलुष रहित। और दूसरा राजा कैसा था? ये प्रश्न आ सकता है कि राजा का चरित्र चित्रण करो, कैसा था स्वभाव से। चरवाहा बालक का चरित्र चित्रण करो, वह स्वभाव से कैसा था। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं, इन पॉइंटर्स को ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रेशालु, अहंकारी, अपराध बोध से ग्रसित राजा है। न्याय का आधार दोनों का कैसा है? जो चरवाहा बालक है बिना किसी स्वार्थ के सहज ईश्वरीय प्रेरणा से न्याय करता है। लेकिन राजा पर शक्ति और पद का घमंड में अहंकारिक भावना है। कर्म कैसे हैं दोनों के? खेल खेल में निस्वार्थ भाव से मदद करता है बालक, जबकि राजा दरबारी की जमीन पर कब्जा करना और झूठ बोलना
उसकी विशेषता है। सिंहासन का निर्णय, सिंहासन ने उसे स्वीकार किया बालक को टीले के रूप में, और पुतलियों ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया और राजा को। अब दूसरा एनालाइज देखिए, चमत्कारी टीले का रहस्य, सत्य का जागरण। यह टीला कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि विक्रमादित्य का राज सिंहासन था। उस पर बैठते ही व्यक्ति के भीतर से अज्ञान दूर हो जाता था, मतलब उसका जो अबोधपन था वो दूर हो जाता था और नॉलेज आ जाती थी, केवल सत्य बाहर आता था। पात्रता की परीक्षा, यानी कि पात्रता मतलब कौशल या एबिलिटी, तो उसको कैसे हमने एग्जामिन किया। सिंहासन केवल भौतिक शरीर का भार नहीं उठाता था, बल्कि व्यक्ति के कर्मों का भार उठाता था। राजा का मन पाप और अपराध बोध से भारी था। कलुष रहित मन, पुतलियों ने स्पष्ट किया कि न्याय की कुर्सी पर केवल वही बैठ सकता है जिसका मन एक छोटे बच्चे के समान निष्कपट, निष्पाप, राग द्वेष से मुक्त हो। कितनी बड़ी सीख है। और हम कितना ये कलयुग के समय में अन्याय लोगों के साथ अनजाने जाने कर देते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। अब देखिए बहुविकल्पी प्रश्न इस पाठ के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक्स्ट्रा भी लाई हूँ, सिर्फ बुक वाले भी पढ़ेंगे। राजा को लड़के द्वारा न्याय करने के विषय में कैसे पता चला? तो लोगों द्वारा लड़के की न्याय की प्रशंसा सुनकर पता चला। राजा को सबसे अधिक आश्चर्य किस बात से हुआ? कि सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था। लड़कों को यह खेल इतना अच्छा क्यों लगा कि वे प्रतिदिन खेलने लगे? क्योंकि उन्हें न्याय करने का अनुभव अच्छा लगा। राजा ने उपवास और प्रायश्चित क्यों किया? ताकि वह सिंहासन पर बैठने योग्य बन सके। ठीक है, तो देखिए ये सही उत्तर है। राजा को सबसे अधिक आश्चर्य किस बात पे हुआ? कि स्वयं सिंहासन में ही कोई चमत्कारी शक्ति विद्यमान थी। अगला प्रश्न, लड़कों को यह खेल इतना अच्छा लगा कि वे प्रतिदिन इसे खेलने लगे। क्या उत्तर होगा? कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से। क्योंकि उन्हें न्याय करने का अनुभव अच्छा लगा। राजा ने उपवास और प्रायश्चित क्यों किया? बिल्कुल, क्योंकि ताकि वह सिंहासन पर बैठने योग्य बन सके। राइट। आगे देखिए, बातचीत के लिए प्रश्न, आपका प्रिय खेल कौन सा है? आप उसे कैसे लिखेंगे? ओपन एंडेड प्रश्न है, ये आपको खुद लिखना है। अगर मेरी अध्यापिका ने मुझे बोला होता तो मैं इस तरह लिख देती कि मेरा प्रिय खो खो है या क्रिकेट है, इसे 2 टीमों में, फिर उस खेल के बारे में थोड़ा सा विस्तार दूंगी। अगर मान लो क्रिकेट पे लिख रही हूँ तो इसे 2 टीमों के बीच खेला जाता है, 11-11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। एक टीम बल्लेबाजी करती है, दूसरी गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण, फील्डिंग करती है। खेल का मुख्य उद्देश्य विपक्षी टीम से अधिक रन बनाना होता है। क्या आपने कभी किसी समस्या का समाधान किया है? अपना अनुभव साझा कीजिए। हाँ, एक बार मेरे 2 मित्रों के बीच एक छोटी सी बात पर गलतफहमी हो गई थी। मैंने दोनों की बातें शांति से सुनी और उन्हें एक दूसरे का दृष्टिकोण समझाया, जिससे उनका झगड़ा सुलझ गया और फिर 2 दोस्त बन गए। यदि आप राजा के स्थान पर होते और आपको लड़के के बारे में पता चलता तो आप क्या करते? यदि मैं राजा के स्थान पर होती तो मैं लड़के की न्याय बुद्धि की प्रशंसा सुनकर क्रोधित होने की बजाय अपने दरबार में आमंत्रित करती। मैं उस बालक का सम्मान करती और यह जानने की कोशिश करती कि इतनी छोटी सी उम्र में उसके पास अद्भुत बुद्धिमानी आई कहाँ से। लड़के के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होंगे जिनके कारण वह सिंहासन पर नहीं बैठ पा रहा था। वह लड़का बहुत भोला भाला था। उसके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष, छल कपट नहीं था। उसकी न्याय बुद्धि और विवेक अत्यंत प्रखर थे। प्रखर मतलब बहुत तेज थे, शार्प माइंड था वह, जिसके कारण वह पेचीदा मसलों को, मतलब कॉम्प्लिकेटेड केस होते थे, मैटर होते थे उलझे हुए, वह भी उन्हें आसानी से हल कर देता था और अच्छा निष्कपट फैसला सुनाता था। अब देखिए, सोचिए और लिखिए। मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, ऐसा क्यों? तो लड़के भोले भाले थे और उनके मन में कोई छल कपट या कलुष नहीं था। दूसरी ओर राजा ने चोरी की थी, झूठ बोला था और दूसरों को चोट पहुंचाई थी। अहंकार के कारण वह अयोग्य था। क्या राजा को प्रायश्चित करने के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था? प्रायश्चित से राजा को अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ, मतलब उसने फील की उसकी मिस्टेक्स क्या थी। लेकिन सिंहासन पर बैठने के लिए संपूर्ण जन्मजात, मतलब जन्म से ही जब वो बॉर्न हुआ, निश्चलता और निष्पाप हृदय की आवश्यकता थी।
जो राजकाज के स्वार्थों में लिप्त राजा के पास नहीं थी। मतलब वह राजा था, उसे हर तरह के फैसले लेने पड़ते थे, हर तरह के लोग डील करने पड़ते थे, इसलिए उसके हृदय में निष्कपटता यानी कि प्योर हार्ट वह नहीं रहा। किसानों ने राजा के दरबार में जाने की बजाय लड़के के पास जाने का फैसला क्यों किया? क्योंकि लड़के के फैसले हमेशा निष्पक्ष होते थे। लोगों को उसकी ईश्वरीय न्याय बुद्धि पर राजा से भी अधिक विश्वास हो गया था। ठीक है, तो दोनों किसानों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला क्यों किया? नगर के लोगों में उस चरवाहे बालक की न्याय बुद्धि और निष्पक्षता की बहुत अधिक चर्चा थी। किसानों ने सुना था कि वह लड़का टीले पे बैठते ही बहुत गंभीर हो जाता है और उसके द्वारा किए गए फैसलों से सभी को संतोष होता है। इसी अटूट विश्वास और बालक की ख्याति के कारण उन्होंने राजा के दरबार में जाने की बजाय बालक के पास जाना बेहतर समझा, ठीक समझा। चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में क्यों उड़ गई? चौथी मूर्ति ने राजा को यह एहसास कराया कि न्याय का वह स्थान केवल उन लोगों के लिए है जिनका मन बच्चों की तरह साफ है। जब राजा ने बार बार प्रयास करने के बाद भी स्वयं को पूरी तरह दोषमुक्त और सरल नहीं पाया, तो मूर्तियों ने यह जान लिया कि वर्तमान में कोई भी इस दिव्य सिंहासन के योग्य नहीं है। अतः वह पवित्र सिंहासन अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए मूर्तियों के साथ आकाश में अंतर ध्यान हो गया, मतलब डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। अब इस कहानी को कोई टाइटल शीर्षक आपको देना हो तो आप क्या क्या चुनेंगे? इस कहानी के लिए मैं निर्मल मन का सिंहासन शीर्षक चुनना चाहूंगी, या देवपुतली भी हो सकता है, राजा का न्याय भी हो सकता है, विक्रमादित्य का सिंहासन भी हो सकता है, न्याय का सिंहासन, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि केवल लकड़ी या पत्थर का ढांचा नहीं था यह सिंहासन, बल्कि यह पवित्रता का प्रतीक है। न्याय करने का अधिकार केवल उसी के पास होना चाहिए जिसका मन पूरी तरह से साफ निष्कपट हो, जैसा कि उस चरवाहे बालक का था। अब सिंहासन कहानी में मूर्तियां उड़कर किसी और जगह चली जाती हैं, वे कहाँ जाती होंगी और वहां क्या करती होंगी? ये ओपन एंडेड प्रश्न है आपके इमेजिन पावर को जांचने के लिए। सिंहासन की मूर्तियां वास्तव में देवदूतों का स्वरूप थी जिनका कार्य धर्म और न्याय की रक्षा करना था। जब उन्हें लगा कि वर्तमान राजा अभी उस पवित्र सिंहासन के योग्य नहीं है, तो वे संभवतः स्वर्ग या किसी ऐसे स्थान पर चली गई होंगी जहां केवल सत्य और पवित्रता का वास हो। वे वहां जाकर फिर से किसी ऐसे निष्पाप और निष्कपट निर्मल हृदय प्योर हार्ट वाले व्यक्ति की खोज करती होंगी जो उस न्याय सिंहासन की मर्यादा को बनाए रख सकें। वे संसार के अन्य कोनों में भी जा सकती हैं ताकि सच्चे और ईमानदार लोगों को सही मार्ग दिखा सकें। यदि इस कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो क्या होता? देखिए, आपको लिखना है। यदि मेरी टीचर ने मुझे कहा होता तो मैं कहती कि यदि राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो इसका अर्थ यह होता कि वह अपने कठोर प्रायश्चित और उपवास के माध्यम से अपने मन के समस्त विकारों विकारों मतलब दुर्गुणों जैसे लोभ, क्रोध, अहंकार को मिटाने में सफल हो गया है। वह भी उस छोटे चरवाहे बालक की तरह मन से कोमल और सच्चा बन गया है। ऐसी स्थिति में राजा विक्रमादित्य की महान न्याय बुद्धि उस राजा में भी समाहित हो जाती। इससे राज्य में न्याय का शासन और अधिक सुदृढ़ मतलब मजबूत हो जाता और राजा अपनी प्रजा के दुखों को दूर कर एक आदर्श शासक के रूप में स्थापित होता। स्वयं की विशेषताएं, आप में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे आप कहानी के सिंहासन पर बैठ सकें? तो न्याय की उस पवित्र कुर्सी पर बैठने के लिए मुझ में जो विशेषताएं होनी चाहिए ये भी आपको खुद लिखना है, लेकिन अगर मैं होती तो मेरा मन बच्चों की तरह साफ निष्कपट होना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अर्थात भगवान प्रभु श्री राम का दर्शन बहुत ही अत्यंत दुर्लभ है, मुश्किल से होने वाला है, लेकिन जब किसी को मिल जाता है तो उसे और कुछ पाने की चाह नहीं रहती, शेष नहीं रहता। लेकिन यह दर्शन, परम दर्शन सिर्फ उसी को प्राप्त होता है जिसका हृदय निष्कपट हो, सरल हो, सहज हो, प्योर हार्ट हो।
मुझ में सत्य बोलने का साहस और धैर्य होना चाहिए, दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव होना चाहिए, मुझे किसी भी प्रकार के लोभ, लालच, अहंकार से मुक्त होना चाहिए, मेरे निर्णय पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए, चाहे भले ही वो मेरी जाति का, मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे देश का ही क्यों ना हो, दूसरे देश का हो, कोई भी हो, धर्म, जाति से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे फैसले पर। अब आगे के प्रश्न आप पढ़िए और उनके हल ढूँढिए, मेरी वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो देखिए, सिंहासन राजाओं के लिए, लेकिन हमारे घर में बैठने के लिए पारंपरिक साधन क्या होते हैं? भई मूढ़ा होता है, सोफ़ा होता है, चारपाई, खटिया जिसे हम कहते हैं, है ना? पीढ़ा होता है, आसन होता है, चटाई होती है, दरी, है ना? टाट पट्टी, कुर्सी, बहुत सारे होते हैं। अब चौथी पुतली ये मैंने आपको समझा दिया। आप देखिए पहेलियाँ, इसमें पहेली आई है, तो पहली बघेली पहेली का उत्तर है सूरज, तारे और आसमान। निमाड़ी पहेली का उत्तर है तरबूज। बाहर से हरा, अंदर से लाल, रस से भरा है इसका हाल। मेरे साथ चले पर कभी पकड़ में ना आए परछाई। उम, पोर-पोर में रस है भरा, मीठा है यह हरा-भरा, हरा-हरा। तो भई ये गन्ना भी हो सकता है। मालवी पहेली, सिर पर मुकुट, पूँछ पर चक्के, नाच दिखाए पक्के। मोर है भई ये तो। आगे देखिए, तो ये पुस्तक परिचय तो मैं सिंहासन बत्तीसी का आपको दे ही चुकी हूँ और ये पहेली मैंने दूसरे अंदाज में भी दी है। आप देखिए विराम चिन्ह, विराम चिन्ह का प्रश्न देखिए, उचित जगह विराम चिन्ह लगाइए। चौथी मूर्ति ने कहा, कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। आप जानते ही हैं, डायरेक्ट स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह हम लगाते हैं। ठहरो, जो लड़के जब आश्चर्य, हर्ष, शोक होता है तो वहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह भी आता है। तो ठहरने के बाद हम थोड़ा-सा विराम ले रहे हैं और सुनने वाले को आश्चर्यचकित भी कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह आया। तो जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे, बात पूरी नहीं हुई, रुके थोड़ा तो अल्प विराम। वे भोले-भाले थे, बात पूरी हुई, पूर्ण विराम। उनके मन में कलुष नहीं था, पूर्ण विराम। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो, तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। अगला आप खुद लगाइए, अध्ययन करिए। ठीक है, अब देखिए आरटीसी है। आरटीसी में हमने पैराग्राफ लिया, वह उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज सुनाई दी, ठहरो। राजा ने रुक कर चारों ओर देखा। ठीक है, तो इस पे पहला प्रश्न, राजा ने लज्जा से अपना सिर क्यों झुका लिया? क्योंकि उसे अपनी गलती, जमीन पर कब्जा करने का एहसास हो गया था। खा वाला उत्तर सही है इसका। फिर मूर्ति द्वारा पूछे गए प्रश्न का मूल उद्देश्य क्या था? राजा की धन संपत्ति की जांच करना, राजा को डराकर भगा देना, राजा की आंतरिक पवित्रता और योग्यता की परीक्षा लेना। इसमें ग वाला उत्तर सही है। फिर मूर्ति ने राजा को सिंहासन बैठने से पहले ठहरो क्यों कहा? क्योंकि वे राजा को जांचना चाहती थी बैठने से पहले सिंहासन पर। राजा ने अपने किस अपराध को मूर्ति के सामने स्वीकार किया? कि भाई उसने भी झूठ बोला है खुद को बचाने के लिए कई बार। हॉट्स क्या हैं इसके? योग्यता आधारित प्रश्न, यानी कि तो चरवाहा बालक बिना किसी प्रायश्चित के उस टीले सिंहासन पर बैठ जाता था, जबकि राजा 3-3 दिन के उपवास के बाद भी सफल नहीं हो पाया। बालक और राजा के चरित्र के बीच यह अंतर हमें न्याय के बारे में क्या सिखाता है? अपने शब्दों में तर्क दीजिए। देखिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तैयारी कर लीजिए। कथन और कारण, असर्शन और रीजन के प्रश्न भी आजकल आते हैं, अनसीन पैसेज में भी, सीन पैसेज में भी। तो राजा विक्रमादित्य का सिंहासन केवल लकड़ी या पत्थर का ढांचा नहीं था, वह सिंहासन दैवी शक्ति और सत्य का प्रतीक था, जो केवल निर्मल हृदय वाले व्यक्ति को ही अपना सानिध्य मतलब सामीप्य, पास में आने देता था। उत्तर ढूंढिए इसको। आगे के प्रश्न भी देखिएगा। कहानी का मूल संदेश, ठीक है। शब्द संपदा कीवर्ड क्या है? फरियाद, स्तंभित, कलुष, प्रायश्चित, लोहा मानना, सिर झुकाना। ऐसे मुहावरे भी आ गए हैं, जैसे दंग रह जाना, हैरान रह जाना। तो हमने इस कहानी से क्या क्या पढ़ा है? इस चार्ट से, पोस्टर से आप सीख सकते हैं हमने क्या क्या सीखा कि बालक का न्याय और सिंहासन की खोज कैसे हुई, राजा की परीक्षा और अंतिम परिणाम के बारे में आपने क्या जाना, विक्रमादित्य
सत्य का सिंहासन उसकी खूबी बताइए। प्योर हार्ट से आप क्या समझते हैं? शुद्ध हृदय, निष्कपट हृदय से आप क्या समझते हैं? राजा की अयोग्यता के क्या कारण थे? और चौथी पुतली सिंहासन लेकर आसमान में क्यों चली गई? तो भई हमने जाना इस पाठ से कि न्याय की कुर्सी पर केवल वही बैठ सकता है जिसका हृदय किसी छोटे बच्चे के समान पवित्र, निश्चल, अहंकार मुक्त हो। यानी जिसमें ईगो ना हो। सच्चा न्याय पद या शक्ति से नहीं बल्कि निर्मल हृदय से आता है। मन की शुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो धन्यवाद। शुभ दिवस। वीणावादिनी चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि